बजाय मानसून हमारे यहाँ 10 जून को आता है और 15 सितंबर के बजाय यह 1 सितंबर को लौट के चला जाता है। तो तकरीबन 25 दिन की कमी हो जाती है मानसून के पीरियड में, और 25 दिन की जो कमी है यह बहुत बड़ा लॉस हो जाता है पानी की कमी, पानी का संकट भारत में उत्पन्न करने के लिए। तो मानसून का देरी से आना, जल्दी चले जाना, अब इसके पीछे कई वजह हो सकती है, कई कारण इसके हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं? मतलब इसी के कारण मानसून क्यों देरी से आता है, क्यों जल्दी चला जाता है? क्योंकि मानसून को प्रभावित करने वाले 150 कारण है। एक दो कारण तो है नहीं, बहुत सारे कारण हैं। तो कौन सा फैक्टर किस समय ज़्यादा अपने उत्थान पे है, कौन सा फैक्टर पैसिव मोड में है, कौन सा फैक्टर एक्टिव है, कौन सा नॉर्मल है, कौन सा एब नॉर्मल है, कौन सा ओवर एक्टिव है, पता नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर मिलकर जब मानसून को डिसाइड करते हैं, तो फिर मानसून की प्रक्रिया या मानसून की कार्यविधि, मानसून की क्रियाविधि में विभिन्नता का आना स्वाभाविक हो जाता है। दूसरा है मानसून ब्रेक का लंबा होना। जैसे बारिश हुई एक हफ्ते, फिर अगले 3 हफ्ते तक बारिश हुई नहीं, वर्षा की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। तीसरा हो सकता है आईटीसीजेड। अगर आईटीसीजेड का विस्थापन हिमालय की तरफ हो जाए तो फिर वर्षा की कमी हो जाएगी मैदानी इलाकों में। आईटीसीजेड जहां पे रहेगा, दरअसल आईटीसीजेड का मतलब एक तरह का लो प्रेशर सेंटर या सिस्टम हो गया। तो आईटीसीजेड का विस्थापन अगर सामान्य से उत्तर या दक्षिण हो जाता है तो उसी हिसाब से फिर वर्षा की मात्रा भी उत्तर या दक्षिण की तरफ विस्थापित हो जाएगी। आईटीसीजेड हो गया। फिर चौथा हो गया उपोष्ण कटिबंधीय, या फिर इसको कहेंगे हम लोग सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा। उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा की दक्षिणी शाखा का दक्षिणी शाखा की भारत में उपस्थिति। आपने पढ़ा ही होगा, मानसून को प्रभावित करने वाले जितने फैक्टर हैं उसमें से एक ये भी है, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा। यहां पर ही हिमालय है, हिमालय को हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से दिखा दें। मान लीजिए एक जेट धारा चलती है भूमध्य सागर से होते हुए, एक जेट धारा चलती है। उस जेट धारा को कहते हैं हम लोग उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा चलती है। अब जैसे ही ये जेट धारा चलती है, जेट धारा क्या है? तो जेट धारा ऊपरी क्षोभ मंडल में लगभग 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली बहुत तेज सर्पिलाकार या लहरदार पवने बहुत तेज चलती है। लगभग 200-300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये धाराएं चलती हैं। 7-8-9 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है। वहीं पर हिमालय हमारा 7-8 किलोमीटर ऊपर खड़ा हुआ है ऐसे। तो जैसे इधर से हवा आती है, इस हिमालय से टकराएगी हवा, तो हवा दो हिस्सों में बट जाती है। भाई जैसे हवा चल रही है, वहां पर आपने एक पेंसिल खड़ा कर दिया, तो पेंसिल से टकरा के कुछ हवा पेंसिल के इस तरफ, कुछ हवा पेंसिल के इस तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पर पेंसिल बड़ा मोटा है, पेंसिल बहुत बड़ा है, पेंसिल बहुत विस्तृत है, इसका उत्तर की तरफ ऐसे चला जाता है और दूसरा हिस्सा इसका दक्षिण की तरफ आ जाता है, इसका दक्षिण की तरफ आ जाता है। तो जो दक्षिण की तरफ हिस्सा आता है, इसी को कहते हैं दक्षिणी शाखा। दक्षिणी शाखा। और जब तक यह जेट धारा की, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय इस जेट धारा की दक्षिणी शाखा जब तक भारत में रहेगी, तो भारत में हाई प्रेशर की स्थिति बनी रहती है। या सामान्य तरीके से मानिए कि जब तक ये जेट धारा की दक्षिणी शाखा भारत में उपस्थित रहेगी, तब तक भारत में वर्षा की जो संभावना होती है वो क्षीण होती रहती है। तो गर्मी के दिन में कायदे से क्या होता है, गर्मी के दिन में कि जैसे जैसे सूर्य उत्तर की तरफ बढ़ता है, आपको पता है उत्तरायण होता है, यहाँ पे कर्क रेखा है हमारे यहाँ, तो जैसे जैसे सूर्य उत्तर की तरफ जाता है, वैसे वैसे ये दक्षिणी शाखा भी इसकी उत्तर की तरफ चलती चली जाती है, और कायदे से सैद्धांतिक रूप से जून आते आते दक्षिणी शाखा भारत से विलुप्त हो जानी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भारत में ही घूमती टहलती रहती है यह दक्षिणी शाखा, यह मानसून से होने वाली वर्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसलिए भी मानसून में देरी हो सकती है, मानसून से होने वाली वर्षा कम हो सकती है। हो गया। फिर पांचवी चीज जो है वो ये है कि एल नीनो की स्थिति।
छठी चीज हो गई निगेटिव आईओडी, इंडियन ओशियन डाइपोल। ये क्या है ये भी देख लेते हैं। जो इंडियन ओशियन है हमारा दो हिस्सों में बटा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी निश्चित रूप से। एक है अरेबियन सी और एक है बे ऑफ बंगाल। यहां से आप आएंगे तो पूरा ये आपको इंडोनेशिया के द्वीप समूह दिखाई देंगे, आगे चल के ऑस्ट्रेलिया वगैरह दिखाई देता है। क्या होता है कि दो सिस्टम है, यह हिंद महासागर का पूर्वी हिस्सा है और यह हिंद महासागर का पश्चिमी हिस्सा है। ऐसा होता है कि पूर्वी भाग का तापमान ज्यादा हो जाता है, कभी पश्चिमी भाग का तापमान ज्यादा हो जाता है। इस तरीके से कभी पूर्वी भाग का तापमान ज्यादा, कभी पश्चिमी भाग का ज्यादा, तो ये दोलन होता रहता है। इसी को आईओडी कहते हैं। इंडियन ओशियन में हो रहा है। डाइपोल का मतलब द्विध्रुव, दो ध्रुव बन जाते हैं टेम्परेचर के अनुसार। तो जब कभी यहां पर तापमान ज्यादा होता है, अगर इस हिस्से का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा। जब ऐसी कंडीशन आती है कि पूर्वी भाग का तापमान कम हो जाता है और पश्चिमी भाग का तापमान ज्यादा हो जाता है, तो इस स्थिति को कहा जाता है पॉजिटिव डाइपोल या पॉजिटिव आईओडी। तो पॉजिटिव आईओडी को मॉनसून के लिए बेहतर माना जाता है। जबकि इसके अपोजिट अगर जो दशा होगी कि अगर किसी कारण से यहाँ का तापमान टेम्परेचर कम हो जाए और वहां का तापमान बढ़ जाए, तो इसे कहते हैं निगेटिव डाइपोल। और निगेटिव डाइपोल की स्थिति जब भी होती है तो तापमान हमारे यहाँ मॉनसून से होने वाली वर्षा की मात्रा हमारे यहाँ कम हो जाती है। तो इंडियन ओशियन डाइपोल की नकारात्मक स्थिति का होना भी मॉनसून से होने वाली वर्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। एल नीनो, उसको भी देख लेते हैं। एल नीनो क्या होता है, हो सकता है कि आप जानते भी हो। एल नीनो और इसके साथ ही एक बात की जाती है ला नीना। तो ला नीना की जब कंडीशन होती है, ला नीना की जब कंडीशन होती है तो मॉनसून से होने वाली वर्षा मॉनसून से अधिक वर्षा होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, भारत में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जबकि एल नीनो की कंडीशन में मॉनसून से होने वाली वर्षा की मात्रा, मॉनसूनी वर्षा कम हो जाती है और कम होने के कारण यहां पर सूखे की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। यानी कि अगर एल नीनो है तो भारत में सूखे की संभावना बढ़ जाती है और अगर ला नीना है तो भारत में सूखे की संभावना कम हो जाती है, बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन आपको एक चीज यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूं, हालांकि एल नीनो बता दूंगा कि किस तरीके से प्रभावित करता है भारतीय मानसून को। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, जितने डेटा है, अगर पिछले 100 साल 130 साल के डेटा भी अवेलेबल है इंटरनेट पर, आप जाके सर्च करिएगा तो उसमें आपको दिखाई देगा कि लगभग 40 से 50% केसेस में ही ऐसा देखा गया है कि एल नीनो के कारण भारत के मानसून से होने वाली वर्षा कम हुई या सूखा कम पड़ा है। वर्षा की मात्रा नहीं, सूखे की बात कर रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि एल नीनो के होते हुए भी लगभग 50% केसेज ऐसे रहे हैं, जबकि दुनिया में एल नीनो का प्रभाव था, भारत में एल नीनो का प्रभाव था, लेकिन भारत में सूखा नहीं पड़ा। 50% केस में ही ऐसा हुआ है कि एल नीनो था और भारत में सूखा पड़ा है। जबकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि भारत में सूखा पड़ा है और एल नीनो कहीं है ही नहीं। तो एल नीनो और भारत में पड़ने वाले सूखे का सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है, रिसर्च से यह साबित हो चुका है। तो अगर एल नीनो के प्रभाव में या उसके प्रकाश में अगर आपसे बात की जाए तो आप ये बेशक लिखिए कि हाँ ठीक है कि एल नीनो से होने वाले प्रभाव में एक प्रभाव यह है कि भारत में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन सच यह भी है कि सारे एल नीनो की स्थिति भारत में सूखे के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती, क्योंकि कई एल नीनो के मौसम रहे हैं, कई एल नीनो वर्ष ऐसे रहे हैं, कई एल नीनो ईयर ऐसे रहे हैं जब भारत में सूखा नहीं पड़ा है, और कई बार भारत में सूखा तब पड़ा है जब एल नीनो है ही नहीं कहीं। ऐसा भी हुआ है कि एल नीनो है और भारत में सूखा नहीं पड़ा है। तो इनके बीच में बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशन है। यह रिलेशन अभी पूरी तरह से डिफाइन या डिसाइड नहीं हो पाया। तो ला नीना क्या होता है, हालांकि इसको भी आपने भूगोल में पढ़ा ही होगा निश्चित रूप से, मैं ये मान के चल रहा हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एल नीनो ला नीना होता क्या है और किस तरीके से ये भारत को प्रभावित करते हैं। जरूरत पड़ती है कि मैप हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर।
ये है आपका अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, यहाँ पर है दक्षिण अमेरिका, और इस तरफ हो जाएगा आपका अब इस अमेरिका को, आपको पता है कि दुनिया गोल है, तो इस अमेरिका को हम लोग यहां से उठाकर उस तरफ लाएंगे। दिखता रहेगा, लेकिन यहां पर हम लोग इसको लेके आएंगे। से कंडीशन बनती है। देखिए, यह है आपकी विषुवत रेखा, यह आपकी विषुवत रेखा के ऊपर में उत्तरी हिस्सा हो गया और नीचे में दक्षिणी हिस्सा हो गया। इस महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। सामान्य रूप से क्या होता है प्रशांत महासागर में, अब इसको अगर प्रशांत महासागर हम लोग मान लें, पैसिफिक ओशियन मान के लें, है ही, तो ये पैसिफिक का पूर्वी हिस्सा हो गया और ये पैसिफिक का पश्चिमी हिस्सा हो गया। ईस्टर्न पैसिफिक और वेस्टर्न पैसिफिक, ऊपर की तरफ नॉर्दर्न पैसिफिक और नीचे की तरफ सदर्न पैसिफिक। पैसिफिक को हम लोगों ने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तो जो पूर्वी प्रशांत का हिस्सा होता है, सामान्य रूप से यहाँ पर एक धारा बहती है, एक जलधारा बहती है, नाम आपने सुना ही होगा, जिसको कहते हैं हम लोग हम्बोल्ट की जलधारा या पेरू की ठंडी जलधारा। तो हम्बोल्ट या पेरू की जो ठंडी जलधारा है उसका तापमान बहुत कम रहता है। यहाँ पर यह जलधारा बहती है और कुल मिलाकर इस जलधारा के चलते या किसी कारण से यहाँ का तापमान रहता है वो कम रहता है। यानी कि पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान सामान्यतः कम रहता है। दूसरी तरफ पश्चिमी प्रशांत महासागर में यानी कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास प्रशांत महासागर का तापमान ज्यादा रहता है, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है। जब टेम्परेचर ज्यादा है और टेम्परेचर कम है तो इससे क्या होता है, इसको एक अलग पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं। यह प्रशांत महासागर है, फिलहाल के लिए इसी को मान लेते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का यह पूर्वी हिस्सा है और यह पश्चिमी हिस्सा है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा यह रंग, तो पूर्वी हिस्से में तापमान कम है, पश्चिमी हिस्से में तापमान ज्यादा है। तापमान कम होने की वजह से, या तापमान कम होना एक कारण है दबाव के बढ़ने का। तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो वहां पर, यहाँ पर इस जगह पर ज्यादा होता है। यानी कि पूर्वी प्रशांत महासागर में सामान्य रूप से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसके विपरीत एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, लो है। तो अब जो हवाएं चलेंगी, हवाओं का नियम यही कहता है कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसे हवा चलती है। अब देखिए, ये हवा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, और पूर्व में क्या था, साउथ अमेरिका था, दक्षिण अमेरिका, और यहां पर है ऑस्ट्रेलिया। साउथ अमेरिका की तरफ से समुद्र पर होते हुए हवा ऑस्ट्रेलिया की तरफ पहुंच रही है। अब ऑस्ट्रेलिया में तापमान ज्यादा है, समुद्र के ऊपर से आती हुई हवा तो नम हो जाएगी, आर्द्र हो जाएगी, मॉइस्ट हो जाएगी, वेट हो जाएगी। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ आती है, तापमान की अधिकता के कारण यह गर्म होती है, गर्म होकर और ऊपर की ओर उठने लगती है। तो यहां से इस हवा का उठान ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ होने लगता है। जब उठान इस हवा का ऊपर की तरफ होने लगता है, तो आपको पता है कि जैसे जैसे हवा का आरोहण होता है, हवा के तापमान में कमी आती है, और हवा के तापमान में कमी आने से उसके RH का मान बढ़ता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मान बढ़ता है, और जो अंततः घनन, कंडेंसेशन और बादल निर्माण के पश्चात वर्षा के लिए एक अनुकूल स्थिति उत्पन्न करवा देती है। तो इस जगह पर होने लगती है बारिश। इस जगह पर होने लगती है बारिश। अब ऊपर जाने के बाद हवा 2 हिस्सों में बटेगी, आपको पता ही है, वायुमंडलीय सर्कुलेशन। तो हवा का एक हिस्सा साउथ अमेरिका की तरफ उतरता है, और जब हवा का अवरोहण होता है, यह भी आपको पता ही हो, अवरोहण होता है जब हवा ऊपर से नीचे की ओर आती है,
तो वर्षा नहीं होती है। यानी कि सामान्य दशा में क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ खूब बारिश होगी और अमेरिका, साउथ अमेरिका की तरफ बारिश नहीं होगी। सामान्य दशा की कहानी यही है। इसके विपरीत दशा हो जाए तो, अगर कभी दशा हो जाए तो क्या होगा? लीजिए कि यही प्रशांत महासागर है, यही प्रशांत महासागर है। अब कंडीशन विपरीत हो गई। यहां पर पूर्वी भाग में, इसके ईस्टर्न साइड में तापमान हो गया कम, सॉरी तापमान हो गया ज्यादा, और वेस्टर्न साइड में तापमान हो गया कम। तो प्रेशर की कंडीशन भी बदल जाएगी। इस जगह पर प्रेशर हो जाएगा कम, लो प्रेशर, और पश्चिमी भाग में प्रेशर हो जाएगा हाई प्रेशर। और हवा को और प्रकृति को किसी की तरफ बायसनेस तो होती नहीं है, पक्षपात तो करना नहीं, वह तो साधारण नियम फॉलो करेगा। जहां हाई प्रेशर बनेगा वहां से हवा उस तरफ चलेगी जहां पर लो प्रेशर बना होगा। तो ऐसी दशा की स्थिति में क्या होगा कि अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हवा अमेरिका की तरफ समुद्र पर होते हुए बहने लगी। यहां पर ऑस्ट्रेलिया था और इस तरफ साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका। अब देखिए क्या होता है, यहां से हवा चली, वही आर्द्रता लेकर आ रही है हवा साउथ अमेरिका की तरफ, समुद्र के ऊपर से आ रही है। तापमान ज्यादा है, हवा गर्म होगी, हवा गर्म होने के बाद आरोहित होती है, ऊपर की तरफ जाएगी, असेंडिंग एयर होगी। एयर पैकेट कहां जाएंगे? ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर की तरफ जब ये हवाएं जाएंगी इस तरीके से, तो यहां पर बनेगा बादल। और जब बादल बनेंगे इस तरफ, यहां पर इस इलाके में जब बादल बनेंगे तो अब बारिश होगी। और बारिश कहां होगी? तो बारिश होगी साउथ अमेरिका, बारिश होगी साउथ अमेरिका। फिर यहां से हवा का एक हिस्सा इस डायरेक्शन में आएगा और उसका अवरोहण कहां पे होता है? ऑस्ट्रेलिया के पास। ये अवरोहण होगा। और जब भी हवा का अवरोहण होता है तो आपको पता है कि वर्षा नहीं होती। तो अब ऑस्ट्रेलिया में बारिश नहीं होगी, साउथ अमेरिका में बारिश होगी। ऐसी दशा को कहते हैं एल नीनो। इसी को कहा जाता है एल नीनो। तो एल नीनो क्या है? पहली बात, प्रशांत महासागर में तापमान का अधिक हो जाना, उसकी तुलना में पश्चिमी प्रशांत महासागर का तापमान कम हो जाना, पूर्वी प्रशांत महासागर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कम हो जाना, पश्चिमी प्रशांत महासागर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाना। परिणाम स्वरूप अब चलने वाली हवाओं की दिशा बदलकर ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण अमेरिका की ओर, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर होने लगती। क्या होता है कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर हवा ऊपर की ओर उठती है, उसका कंडेंसेशन होता है और वहां पर बारिश होती है। जबकि दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ हवा का अवरोहण होने के कारण यहां पर वर्षा के लिए कोई अनुकूल दशा नहीं बनती। यह स्थिति होती है एल नीनो की। अब देखिए एल नीनो में क्या होगा। एल नीनो में सीधा सीधा अब हम लोग समझ चुके हैं। एल नीनो में यहां पर टेम्परेचर हो जाएगा ज्यादा, प्रेशर हो जाएगा कम। यहां पर टेम्परेचर हो जाएगा कम, प्रेशर हो जाएगा ज्यादा, हवा चलेगी इधर से इधर, और दक्षिण अमेरिका में होगी बारिश। तो यहां पर जो चिली एक देश है इसका, पेरू जो देश है इसका, इस जगह पर बाढ़ की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, फ्लड कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। दूसरी तरफ जब हवा का अवतलन होगा ऑस्ट्रेलिया के पास, इंडोनेशिया के पास, इन सब इलाकों में जब हवा का अवतलन होता है, हवा अवतलित होती है, उतरती है हवा, अवरोहित होती है हवा, तो शुष्क हवा है। हवा ऊपर से नीचे जैसे जैसे आती है उसकी शुष्कता बढ़ती चली जाती है। और जब शुष्क हवाएं जंगलों से होकर प्रवेश करती है जंगल में, तो जंगल की टहनियां आपस में टकराएंगी और टकराकर उनमें से चिंगारी निकलेगी और आग लगने की घटना बढ़ जाएगी। तो इंडोनेशिया के जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में एल नीनो वर्ष में आग लगने की भयंकर घटनाएं आती है सामने। और दक्षिण अमेरिका में बाढ़ की स्थिति सुनने में आती है। तो दुनिया में कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब इससे भारत में क्या होता है? भारत में क्या होता है? तो भारत में यह होता है कि इन सब क्षेत्रों में यहां पर हाई प्रेशर बनने लगता है, इस जगह पर हाई प्रेशर बनने लगता है, और इसकी तुलना में इस क्षेत्र में हो जाता है लो प्रेशर। हो गया लो प्रेशर। और मॉनसून का सीजन क्या है? मॉनसून दरअसल क्या है उसको भी यहां पर समझ लीजिए आप। तो मॉनसून तभी आता है जब इस जगह पर, हिंद महासागर के इस हिस्से में जहां पर ये
मेडागास्कर का इलाका है, मस्करीन का इलाका है, इस जगह पर हाई प्रेशर बने और भारत में उस समय लो प्रेशर बने, तो इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ हवा जाती है, इसी को मानसून कहते हैं। इस हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की तरफ हवा जाती है, थोड़ी सी टेक्निकलिटी है इसमें कि पहले हवा ऐसे जाती है, इस दिशा से जाती है और फिर विषुवत रेखा को पार करके इस दिशा की तरफ हो जाती है, इसी को साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। तो यही मतलब कहने का मतलब यह है कि हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में हाई प्रेशर का होना जरूरी है और भारत में लो प्रेशर का होना जरूरी है, तो ही मानसून बेहतर तरीके से फंक्शन करता है। लेकिन हो रहा है अब इसके उल्टा। इसके उल्टा क्यों हो जा रहा है भाई? उल्टा होने से क्या हो रहा है कि जो हाई प्रेशर बनने की वजह से जिस हवा को भारत में जाना था, अब वह उसकी तरफ लो प्रेशर बन जाने की वजह से अब यहां से जो हवा भारत की तरफ जाने वाली थी वो नहीं जाती है, और नहीं जाती है तो बारिश नहीं होती है। इस कारण इसको जोड़ के देखा जाता है कि जब जब दुनिया में एल नीनो का समय आता है, तब तब भारत में सूखे की कंडीशन उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है, जो कि सरासर झूठ है। 100% सही नहीं है ये, क्योंकि 50% समय में ऐसा देखा गया है कि कई बार एल नीनो होने के बावजूद भारत में सूखा नहीं पड़ा है और कई बार एल नीनो ना होने के बावजूद भारत में सूखा पड़ा है। तो एल नीनो एक कारक हो सकता है, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारक नहीं है, लेकिन एल नीनो की वजह से भारतीय मानसून कैसे प्रभावित होता है ये हमने आपको समझाने की कोशिश की है। एल नीनो अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिस पर एक पूरी क्लास होती है। तो आपदा प्रबंधन में थर्ड पेपर के इस हिस्से में हम लोग एल नीनो के फंक्शनैलिटी की तो चर्चा नहीं कर सकते हैं। जो ज्योग्राफी की मेंस की क्लासेस होती हैं उसमें एल नीनो पर खूब सारी बातें होती हैं, उसमें कहीं से कोई डाउट नहीं। तो एल नीनो एक वजह है भारत में सूखे का। आईओडी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि आईओडी अगर पॉजिटिव होगा तो भारत में वर्षा खूब होती है, आईओडी अगर नेगेटिव होगा तो भारत में वर्षा कम होती है। सूखे के पीछे यही एक कारण है। मौसमी सूखे के कई सारे कारण थे, वह आपको हमने बता दिया। फैक्टर्स आप समझ गए। तो सूखे के प्रकार हैं, अब देखिए क्या क्या होता है। लीजिए मौसमी सूखा हो गया, बारिश कम हुई, अगले साल भी बारिश कम हुई, अगले साल भी बारिश कम हुई। तो पहले साल जो बारिश कम हुई है, इस कम बारिश की भरपाई कहां से हो जाती है? नदियों से हो जाती है, तालाब के जल से हो जाती है, भूमिगत जल से होने लगती है। भाई लोग ट्यूबवेल का ज्यादा प्रयोग कर लेंगे, नहरों का ज्यादा प्रयोग कर लेंगे, नदियों के पानी का ज्यादा प्रयोग कर लेंगे, बहुत ज्यादा प्रभाव ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। एक साल अगर बारिश थोड़ी सी कम हो गई तो बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। शुष्कता, ड्राइनेस उत्पन्न जरूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि एक साल कम बारिश हो गई और पूरे देश में अकाल पड़ गया, ऐसा नहीं होता है। मौसमी सूखे की जब दशा लगातार बनी रहे तो फिर अगली बार क्या होता है कि जलीय सूखे की दशा अब उत्पन्न हो जाती है। हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट जिसको कहते हैं, जलीय सूखा। जलीय सूखा में क्या होता है भाई? तो जलीय सूखा का मतलब यह हुआ कि अब हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट का मतलब होता है कि जब जल स्रोत सूखने लगते हैं। जल स्रोत दो तरह के होते हैं, एक सतही और दूसरा भूमिगत। तो ऐसे कल्पना करिए कि बारिश के दिनों में बारिश कम हुई, जब बारिश कम हुई तो लोगों की डिपेंडेंसी नदियों पर, झीलों पर, तालाबों पर बढ़ जाएगी। यहां से जल का दोहन, जल का उपयोग बढ़ने लगेगा, और जल का दोहन और जल का उपयोग जब इस जगह से बढ़ने लगेगा तो सतही जल स्रोत सूखने लगते हैं, उनमें जल की कमी होने लगती है। परिणाम स्वरूप सतही जल सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सतही जल सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब सतही जल के स्रोत सूख जाते हैं, उसके बाद लोग क्या करेंगे? नीचे के पानी का दोहन करना शुरू कर देते हैं, नीचे से पानी निकालना शुरू कर देते हैं, मोटर पंपिंग करना शुरू कर देते हैं, हैंडपंप का प्रयोग शुरू कर देते हैं, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का प्रयोग शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में जो भूमिगत जल है उसका वाटर टेबल जो होता है, वाटर लेवल जो होता है, वह वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकने लगता है, खिसकने लगता है, जाने लगता है। और भूमिगत जल स्रोत भी अब धीरे धीरे जलाभाव से गुजरने लगते हैं। तो भूमिगत जल में जब कमी आती है तो उसे कहते हैं भूमिगत जल सूखा, या इसको कहा जा सकता है भौम जल सूखा। सबसे पहले वर्षा कम हुई, फिर नदियां सूखी, फिर नीचे